Yes, all the best. Go ahead with your presentation. ओके सर। गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम नमो नारायण। कोर्स रोल नंबर है 6004। कोर्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। मेरा टॉपिक है डेवलपमेंट इन द 1980। इसके उद्देश्य हैं विकास क्या है, पृष्ठभूमि, राजीव गांधी के वर्ष से पहले विकास, राजीव गांधी के वर्ष के समय विकास, बीपी सिंह सरकार के समय एंड नरसिंह राव। स्रोत Good. हैं आजादी के बाद भारत, बिपिन चंद्र, इंडिया एट 70, स्नैपचैट सिंस इंडिपेंडेंस, इलस्ट्रेशन श्याम मुखर्जी। और जागरण में से एक आर्टिकल लिया है जो कि लेखक भारत डोंगरा का है। आप लोग ऐसे आर्टिकल्स और जगह से भी ले सकते हैं। वेरी गुड, अच्छा लगा। जागरण, जनसत्ता, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। यस, यस। तो सबसे पहले देखते हैं कि विकास क्या है। तो विकास, यदि हम विकास में उदाहरण की तरफ से तौर से देखें, यदि उदाहरण है, किसी महानगर में बहुत सी झुग्गी झोपड़ी बनी हुई हैं और उस महानगर में कार्य करने वाले गरीब मजदूरों को इन आवासों में आश्रय मिला हुआ है, क्योंकि वे इससे महंगी जगह पर रह ही नहीं सकते। और एक दिन उनकी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दी जाती हैं और उस स्थान पर एक आलीशान होटल बना दिया जाता है। अब जो भी यहाँ से गुजरेगा वो कहेगा कि यह इलाका तो बहुत विकसित हो गया है। सर एक मिनट, ये क्या, जो भी यहाँ से गुजरेगा तो वो कहेगा कि यहाँ का इलाका तो बहुत विकसित हो गया है। पर जब उन मजदूरों से पूछोगे तो जो यहाँ पहले रहते थे वो कहीं बेघर हो गए और मतलब रोडों पर सोते हैं इस टाइम पे, और उनके बच्चों के कहीं स्कूल छूट गए हैं। तो क्या यह विकास माना जाएगा? कई अर्थशास्त्री इसे आय के आधार अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय को कई तरह से नापा जाता है। इसका एक पैमाना जिसे अर्थशास्त्री ज्यादातर उपयोग करते हैं उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। हाल के विद्वान ने चुनौती दी कि पहचाना विकास जीडीपी से विकास की पहचान नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए हम दो ऐसे गांवों को की तुलना करते हैं जो बाकी दृष्टियों में समान है पर एक मामले में एक दूसरे से भिन्न है। जैसे कि एक गांव में कोई शराब नहीं पीता है और दूसरे गांव में शराब का खूब उत्पादन होता है। वहां शराब खूब बेची और खरीदी जाती है। यदि इन गांवों को सिर्फ आय या जीडीपी की दृष्टि से देखा जाए तो शराब वाले गांव की नकद आय अधिक आंकी जाएगी, जबकि निश्चित ही दूसरे गांव का जीवन बेहतर है। इसी तरह एक और उदाहरण देख सकते हैं अपन। यदि किसी गांव में बड़े और धनी भूस्वामी ने गरीब छोटे किसानों की जमीन किसी तरह हथिया ली और थोड़े समय के लिए वहां अधिक आधुनिक तौर तरीकों का उपयोग कर बहुत थोड़े समय के लिए उत्पादन बढ़ा दिया, तो निश्चित ही वहां की कुल नकद आय तो बढ़ी हुई नजर आएगी, पर अधिकांश गरीब लोगों की हालत पहले से बदतर होगी। आधुनिक तौर तरीके जैसे हार्वेस्टर जैसी महंगी मशीनें जब नेक्स्ट किसी स्लाइड, गांव में नजर। अगला स्लाइड दिखाना है ना, अगला स्लाइड, फर्स्ट नहीं स्लाइड सर, में बैठ। अभी हाँ, ठीक है, ठीक है। विकास अब विकास हाँ, क्या है उसी पे। और वेरी गुड, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और बहुत परफेक्ट जो आपने एग्जाम्पल्स लिया है वो बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। वेरी गुड। जैसे कि अब महंगी मशीनें जैसे कि हार्वेस्टर यदि किसी गांव में नजर आने लगती हैं तो लोग कहते हैं कि वहां का गांव तो बहुत विकसित हो गया है। पर इस हार्वेस्टर की वजह से जो वहां पहले मजदूरों का रोजगार, जो पहले वो काम करते थे फसल काटते थे, उनका मजदूरों का रोजगार छिन जाता है। जो पैसा मजदूरों को मिलता था
वो अति धनी हार्वेस्टर के मालिक को मिलता है। अब इससे हम कह सकते हैं कि महंगी मशीनों या उपकरणों के आगमन से किसी गांव के विकास को नहीं आंका जा सकता, और ना ही कुल आय बढ़ने के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गांव में अच्छा विकास हुआ है। पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आय के आधार पर विकास का आकलन ना किया जाए तो किस आधार पर करें। कई विद्वान इसका सुझाव देते हैं कि सब लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हों कि नहीं, इसी आधार पर विकास का आकलन किया जाना चाहिए। यहाँ बुनियादी जरूरतों का मतलब होता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए पेट भर पौष्टिक भोजन मिले, सबको आवास और वस्त्र, साफ पेयजल, स्वास्थ्य के लिए जरूरी शौचालय हो आदि। जो विकास सब लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करे उसे अच्छा विकास माना जाता है। पर इसी के साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कल के बारे में भी बुनियादी जरूरतें पूरी हों। कल की बुनियादी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? जब हम हवा, पानी या पर्यावरण को बचाना या वनों की हरियाली की रक्षा करना या खनिजों को संजोकर रखना यह सब जरूरी है, तभी भविष्य में लोगों की जरूरतें पूरी हो सकेंगी। इसके साथ ही मनुष्य को अपनी जरूरत पूरा करने के साथ सभी वन्य जीवों की जरूरतों और उसकी भलाई पर ध्यान देना चाहिए। तो हम विकास अंत तक कह सकते हैं कि जो विकास सब लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करे उसे अच्छा विकास माना जाए। पृष्ठभूमि 1951 से 1969 के बीच औद्योगिक उत्पादन का कुल आंकड़ों में 3 गुना वृद्धि का कारण। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा संशोधित 1931 के कांग्रेस के कराची प्रस्ताव में कहा गया कि राज्य प्रमुख उद्योगों, सेवाओं, खनिजों स्रोतों, रेलवे, जल परिवहन, जहाजरानी और दूसरे यातायात साधनों पर नियंत्रण रखेगा। और नेहरू और एनपीसी के अलावा भारतीय उद्यमों के नेता भी सार्वजनिक क्षेत्र तथा आंशिक राष्ट्रीयकरण के पक्षधर थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों के महत्वपूर्ण समर्थन का कारण प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में 1945 में पेश किया गया था। इसे कारोबार के नेताओं ने तैयार किया था, जिसे हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। प्रथम 3 योजनाओं के उद्योगों का विकास तो कृषि से भी तेज हुआ, लेकिन 1951 तथा 1965 के बीच वह 7.1% वर्ष की कुल दर से बढ़ा। दूसरी योजना के खर्चे का 70% धातु, मशीनरी, रसायन उद्योग में लगा। तीसरी योजना में यह आंकड़ा 80% हो गया। 1951 तथा 1969 के औद्योगिक उत्पादन का कुल आंकड़े में 3 गुना वृद्धि का कारण उपभोक्ता उद्योगों में 70% की वृद्धि, बीज के किस्म की वस्तु में 4 गुना वृद्धि और मूल वस्तुओं के उत्पादन में 10 गुना वृद्धि। इसे हम इस तालिका से देख सकते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग 1951 में 80 थी और यह 1961 में 103, 1971 में 106 और 1978 से 79 के बीच 110 थी। मशीनरी 1991 में 22 थी, जो कि 1961 में 121 और 1971 में 373 तथा 1978 से 89 के बीच 203। इसे मतलब आप जो क्षेत्र स्रोत बोल रहे हैं वो ये है कि यस इतने मतलब इतनी इंडस्ट्री लगी थी। यस सर। अच्छा, मतलब कपड़ा के लिए जो कपड़ा उत्पादन का क्षेत्र था वो 80 से 110 पहुंच गया आपको 30 सालों में। ये आप बात की कोशिश कर रहे हैं यस बोल। सर। यस। अच्छा, यस गो अहेड। अब आपातकाल से पूर्व संकट।
आपातकाल से पूर्व संकट 1971 के दौरान बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को ठहराने और खिलाने के भोजन से अन्न भंडार हो गए थे और युद्ध जो युद्ध हुए थे, मतलब वो पाकिस्तान ने विदेशी मुद्रा भंडार को भी युद्ध ने विदेशी मुद्रा भंडार को खाली कर दिया था। 1972 से और 1973 के दोनों वर्षों में लगातार मानसून भी असफल रहे थे, जिससे देश के अधिकतर हिस्सों में भयंकर सूखा पड़ा और खाद्यान्नों की भीषण कमी हो गई थी और इसी के परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि हुई थी। सूखे के कारण विद्युत उत्पादन भी घटने लगा और कृषि उत्पादन में भी कमी आने लगी थी और औद्योगिक वस्तुओं की मांग कमी हुई और इसका नतीजा हुआ कि औद्योगिक मंदी और बेरोजगारी में वृद्धि तथा 1973 में ही कुख्यात तेल संकट भी पैदा हुआ था और इसी बीच विदेशी मुद्रा भंडार और भी खाली हो गया, बजट घाटा और भी अधिक बढ़ गया तथा आर्थिक मंदी गहरी हो गई थी और इसी बीच हड़तालों की लहर चलने लगी थी। जैसे रेलवे हड़ताल हुई थी, जो कि रेलवे हड़ताल 22 दिनों तक चली थी। इसे जॉर्ज फर्नांडिस इसे हेड कर रहे थे और अब आता है गुजरात आंदोलन। गुजरात आंदोलन भी जनवरी 1974 में गुजरात में एक भारी उथल-पुथल उस समय हुई जब अनाजों, रसोई एवं तेल अनावश्यक पदार्थों की कीमतों में वृद्धि से पैदा हुआ जन आक्रोश के शहरों और महानगरों में छात्र आंदोलन के रूप में फूट पड़ा था। इसके बाद बिहार आंदोलन होता है, जिसे कि जयप्रकाश नारायण लीड कर रहे थे। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा देते हुए पूरी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष था, जिसने हर व्यक्ति को भ्रष्ट बनाने के लिए मजबूर किया था और कांग्रेस सरकार के त्यागपत्र और विधानसभा भंग करने की मांग करते हुए उन्होंने छात्रों और लोगों से कहा कि वे मौजूदा विधायक पर त्यागपत्र देने के लिए दबाव डालें। मतलब यहाँ पे आप तीन चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ऑलरेडी हमने इन तीनों को डिस्कस किया हुआ है। एक तो रेल आंदोलन, ठीक है, जो कि जॉर्ज फर्नांडिस ने किया और उसका इम्पैक्ट काफी रहा। उसके बाद आपने बताया कि 1977 में जेपी मूवमेंट और उसके पहले गुजरात में छात्र आंदोलन, ठीक है। तीन तो अच्छा है, बहुत बढ़िया। थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, स्लो है लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए, ढेर सारा इन्फॉर्मेशन है इसमें आप लोगों के लिए। मैं भी ध्यान से सुन रहा हूँ, आप लोग भी धीरे धीरे हर एक वर्ड को ध्यान से सुनिए। यानी कि तीन ये बैकग्राउंड हो गया जो अभी, चूंकि नमो नारायण का जो टॉपिक वो 1980s है, तो ये बैकग्राउंड हो गया आपको पूरे 1980s के पहले का। यस, गो अहेड। चलिए बोलिए। आपातकालीन के बाद इंदिरा गांधी के द्वारा बहुउद्देशीय 20 सूत्रीय कार्यक्रमों की घोषणा की थी। यह 20 सूत्रीय कार्यक्रम था। यह 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1 जुलाई 1976 को की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम में भूमिहीन मजदूरों, छोटे किसानों और ग्रामीण कारीगरों के मौजूदा कर्जों को रद्द करने का वादा किया। कृषि भूमि पर मौजूदा हदबंदी कानून को लागू करने और अधिक भूमि को भूमिहीन के बीच बांटने, भूमिहीन मजदूरों और कमजोर तबकों के बीच घर बनाने के लिए जमीन मुहैया कराना, खेतीहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की रकम और अधिक बढ़ाने, हथकरघा उद्योग को विशेष सहायता प्रदान करने, कीमतों को कम करने, कर की चोरी और तस्करी को रोकने, उत्पादन बढ़ाने, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने, आयकर में छूट की सीमाओं को 8,000 रुपए तक बढ़ाने तथा निवेश के तौर तरीकों में और उदारता लाने का वायदा भी किया गया था। इसके तस्करी रोकने और कीमतों को कम करने, कर की चोरी के शीघ्र परिणाम भी प्राप्त हुए थे। यह गरीबों और ग्रामीणों से संबंधित एजेंडा था।
और साथ ही भूमिहीनों और दलितों को इसी समय 30 लाख से भी अधिक आवास दिए गए थे और 11 लाख एकड़ जमीन भूमिहीन को बांटी गई थी तथा बंधुआ मजदूरों को गैर कानूनी बना दिया और छोटे किसानों से ऋण वसूली पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए गए। इसके बाद जुलाई 1976 में ही संजय ने अपना 4 सूत्रीय कार्यक्रम रखा जो कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम से भी ज्यादा वैल्यूएबल हुआ। इस 4 सूत्रीय कार्यक्रम में थे विवाह के समय दहेज ना लें, परिवार नियोजन अपनाएं और परिवार को 2 बच्चों तक सीमित रखें, वृक्ष लगाएं और साक्षरता बढ़ाएं। जनता पार्टी का शासन जनवरी 1977 में जेल से बाहर आने के तुरंत बाद विपक्षी नेताओं ने कांग्रेस और जनसंघ, भारतीय लोकदल जिसे बीएलडी कहते हैं, सोशलिस्ट पार्टी, नई जनता पार्टी में विलय की घोषणा की और 2 फरवरी 1977 को जगजीवन राम एच.एन. बहुगुणा नंदिनी सतपथी के अचानक दल-बदल से कांग्रेस को भारी धक्का लगा था, जिन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का गठन किया। डीएमके, अकाली दल, सीपीएम के साथ इन लोगों ने जनता पार्टी से मिलकर एक साझा मोर्चे का गठन किया ताकि कांग्रेस और उसके सहयोगी सीपीआई, एआईडीएमके को मार्च में होने वाले लोकसभा चुनावों में सीधा टक्कर दी जा सके। इसके साथ ही जनता पार्टी और इसके सहयोगी दलों ने 542 सीटों में से 330 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। कांग्रेस ने मात्र 154 सीटें लेकर काफी पीछे रही थी। इसमें सीपीआई को मात्र 7 एवं एआईडीएमके को 21 सीटें मिली तथा उत्तर भारत में कांग्रेस को सफाया हो गया तथा 7 उत्तरीय राज्यों की 234 सीटों में से इसे मात्र 2 सीटें प्राप्त हुई थी। अब जनता पार्टी के सामने एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर किसे चुने। प्रधानमंत्री के प्रश्न पर 3 उम्मीदवार थे जिनमें थे मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम था। इस मसले को जयप्रकाश नारायण और जेबी कृपलानी के पास विचार के लिए भेजा था, जिन्होंने 81 वर्षीय देसाई के पक्ष में अपना मत दिया और वे 23 मार्च को प्रधानमंत्री के रूप में सत्तारूढ़ हुए थे। नई सरकार ने सबसे पहले एक काम राज्यों के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत बनाने किया था और इसलिए उसने राज्य स्तर पर भी शासन करने का जनादेश जनता पार्टी ने कहा था कि कांग्रेस राष्ट्रीय चुनाव हार चुकी है, इसलिए उसे राज्य स्तर पर भी शासन करने का जनादेश खो दिया है और वो सरकार ने जनता पार्टी सरकार ने जो इनका वो बना था वो 9 कांग्रेस शासित सरकार को बर्खास्त कर उनकी विधानसभाओं के लिए ताजा चुनाव के आदेश दे दिए। जून 1977 में हुए विधानसभा चुनावों में जनता पार्टी और इसके सहयोगी तमिलनाडु को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में जीतकर आ गए। राजीव गांधी के वर्ष से पहले विकास। पंजाब में आतंकवाद की उपस्थिति। पंजाब में 1981 में पंजाब में आतंकवाद ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। आतंकवाद की शुरुआत करने वाले संत जरनैल सिंह भिंडरवाले थे, जो 1970 के दशक के अंतिम दोनों में सिख कट्टरवाद के एक शक्तिशाली अभियानकर्ता के रूप में उभरे थे। ज्ञानी जैल सिंह के नेतृत्व में पंजाब कांग्रेस का मौन समर्थन प्राप्त था जरनैल सिंह भिंडरवाले को। जो ज्ञानी जैल सिंह यह आशा करते थे कि अकालियों की जड़ों को खत्म या काटने के लिए भिंडरवाले का इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं हुआ था और भिंडरवाले तथा अमर सिंह के नेतृत्व में ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट
फेडरेशन द्वारा आतंकवादी अभियान 24 अप्रैल 1980 को निरंकारी संप्रदाय के प्रमुख की राजनीतिक हत्या के साथ शुरू होता है और इन्होंने 1983 में हिंदू को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया और हिंदुओं की हत्या होने लगी थी। अप्रैल 1983 में एक सिख पुलिस उप महानिदेशक A.S. अटवाल को स्वर्ण मंदिर में प्रार्थना करके बाहर आते हुए हत्या कर दी गई। दिसंबर 1983 में ही गिरफ्तारी के डर से भिंडरवाले स्वर्ण मंदिर के अंदर चला जाता है और उसे अपना मुख्यालय बना लेता है। उसी में वो शस्त्रागार तथा अपने अन्यायी के लिए शरण स्थली बना लेता है। नरमपंथी अकाली नेता भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस आतंकवादी कार्य के आरोपियों को बचाव ही करते थे। 1981 में लोंगोवाल ने कहा था कि संपूर्ण सिख समुदाय भिंडरवाले का समर्थन करता है। इंदिरा गांधी ने GS तोरा, प्रकाश सिंह बादल और HS लोंगोवाल के बीच अंतहीन समझौता वार्ता चलाती रही, पर तो इसका कुछ परिणाम प्राप्त नहीं हुआ था। अब इंदिरा गांधी ने अपने सामने एक बंदरगाह देखकर उन्होंने एक सैन्य कार्रवाई करने की सोची, जिसे हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं। 3 जून को सेना स्वर्ण मंदिर के यहाँ पहुंचती है और 5 जून को अंदर घुसने का 5 जून को यहाँ मंदिर में प्रवेश कर गई। वहां यह कार्रवाई पूरी तरह और 5 जून को यह मंदिर में प्रवेश कर गई और वहां जाकर आतंकवादियों की प्रवेश कर जाती है और वो अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि आतंकवादियों की संख्या, उनकी हथियारबंदी उससे कहीं बेहतर है जिसे सरकार ने सोचा था और उन्हें अंततः यह कार्रवाई अंततः युद्ध में बदल जाती है और उन्हें टैंकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस मंदिर के अंदर 1000 भक्त और मंदिर कर्मचारी मंदिर के अंदर ही फंसे थे तथा हर मंदिर साहिब, जो सिख धर्म स्थलों के में सबसे पवित्र माना जाता है, उसके ऊपर गोलियों के निशान भरे हुए थे और इसके साथ ही भिंडरवाले और उनके अनुयायी शामिल थे। जो उनमें मारे गए लोग थे उसमें भिंडरवाले और उनके अनुयायी लोग शामिल थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने पूरे देश में सिखों के बीच असंतोष और नाराजगी की गहरी भावना पैदा कर दी थी। सिख सोचते कि इसे धर्म विरोधी तथा अपने समुदाय के खिलाफ एक अपमान के रूप में लिया। सिखों ने न के भिंडरवाले और आतंकवादियों से निपटने के एक अरुचिकर परंतु आवश्यक कदम के रूप में देखा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद स्वर्ण मंदिर को 1984 की तरह ही आतंकवादी द्वारा अपने कब्जे में करने की कोशिश के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आतंकवादियों ने इंदिरा गांधी और उसके परिवार के खिलाफ स्वर्ण मंदिर को अपवित्र करने के लिए बदला लेने की कसम खाई और 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी की अपनी सुरक्षा गार्डों के 2 सिख सदस्यों द्वारा हत्या कर दी जाती है। विदेशी हिस्सेदारी एवं शेयर पूंजी। मैं थोड़ा सा अभी ऐड कर देता हूँ नमो कि इसमें 31 अक्टूबर 1985 को राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और ज्ञानी जैल सिंह, हाँ यस एक मिनट रुक जाइए, आप जो स्लाइड है वो दिखाइए। उसके बाद और इवन पता है आप लोगों को कि वो जनरली इवन कांग्रेस में भी 81 में ही वो शामिल हुए थे और
तो इस तरह से, और उसके पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग उनको हो चुकी थी, और ट्रेनिंग हुई थी यस सर। 1982 में। डेट वाज द जो एशियाई खेल हुए थे, एशियाड हुआ था, उसमें उनको दिया गया था कि वो काम दिया गया था उनको कि आप कीजिए, ठीक है। और उसके यस पहले सर। जनरली हम ये देखते हैं कि जो स्टेट इलेक्शंस हुए थे उसमें भी, जो थोड़े बहुत स्टेट इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस को, सो डेट वाज द रिवाइवल ऑफ कांग्रेस। और जब इलेक्शन हुआ तो उस समय अगर देखें तो 543 अगर लोकसभा की सीट थी, तो 415 आज तक इतनी सीटें किसी को नहीं मिली हुई थी। और यस सर। और लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक जो मेनका गांधी और राजीव गांधी का एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, कि अमेठी के सीट पे मेनका गांधी खड़ी हुई थी, और वहीं से यस रिफ्ट, सर। क्योंकि यस। और यहीं से जब क्या होता है कि जब आपके पास पावर होता है तो आप सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। सो दैट वाज वेरी बैड। अमेठी सीट से पहले संजय गांधी खड़े होते थे, उसके बाद राजीव गांधी खड़े हुए, और राजीव गांधी के अगेंस्ट में संजय गांधी, सॉरी, मेनका गांधी हरी, मैन जो का। हाँ, यस। तो ये चीज जो था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम हुआ। और राजीव गांधी को एक इलेक्शन भाषण में उनको बोला गया कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। लेकिन अगर आप जब उस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो उनका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था वो, और लेकिन उसको बहुत तोड़ मरोड़ के आज भी पेश किया जाता है। और राजीव गांधी जैसे ही इन 1984, दैट वाज डिबैकल ऑफ फॉर कांग्रेस आल्सो। एक तो मिसेस गांधी का डेथ हुआ, और दूसरा 1984 में भोपाल इंसिडेंट हुआ था, यस जिसमें सर। कि एक यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। और आज तक आप देखें कि उसका जो है इम्पैक्ट भोपाल के इन्वायरमेंट पे है। और तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। और एक और चीज़ हुआ वहाँ पे, जैसे करीब करीब हम देखते हैं कि 3000 के आसपास लोग मारे गए थे। और तो सर ये 2000। हाँ, मतलब और भी अधिक है, डबल आप कर लीजिए उसमें, जितना गवर्नमेंट यस बोलती है सर। उससे डबल कर लीजिए। तो ढेर यस। सारे चीज़ों को ये किया गया था। तो ये सारे इंसिडेंट्स थे। अब चलिए, आप राजीव गांधी के बारे में आप बताइए। और ये सब थोड़ा पॉलिटिकल इंसिडेंट है जो कि आपके आइडिया को इम्पोर्टेंट देगा। आप अच्छा बोल रहे हैं, अगर थोड़ा सा फास्ट बोलिएगा थोड़ा सा तो ठीक रहेगा। यस वैसे आपका होम टाउन कहाँ है, नमो नारायण? सर, मेरा स्टेट? होम टाउन डिस्ट्रिक्ट श्योपुर है, एमपी में। अच्छा, चलिए, गो हेड। तो आप वहीं से बोल रहे हैं? नो सर, मैं अभी इधर हूँ मामा के यहाँ, ग्वालियर। अच्छा, ओके, ग्वालियर से, वेरी गुड। चलिए, यस। तो आप बोलिए, वेरी गुड, चलिए। विदेशी हिस्सेदारी एवं शेयर पूंजी। बैंक राष्ट्रीयकरण के वर्ष 1979 से 1981 के बीच, जहां भारत में सभी वाणिज्य शाखाओं की संख्या 8,262 से बढ़कर 37,700 हो गई थी, और यह विदेशी विदेशी शाखाओं की संख्या 130 से बढ़कर 132, तथा 1992 में यह बढ़कर 60,661 और यह 140 हो गई थी विदेशी शाखाएं। 1981 से 1982 में खाद्यान्न और उत्पादक क्षेत्रों में वस्तु मूल्य में योग का मात्र 10% विदेशी कंपनियों द्वारा किया गया था। इनमें फेरा, विदेशी मुद्रा विनिमय एक्ट वाली कंपनियां भी शामिल हैं, जिनमें विदेशी हिस्सेदारी कम थी। 80 के दशक तक अधिकतर विदेशी सहयोगिताएं तकनीकी थी, जिनमें कोई विदेशी हिस्सेदारी या शेयर पूंजी नहीं थी। वित्तीय क्षेत्र में भी विदेशी पूंजी बहुत कम थी, तथा बीमा क्षेत्र में नगण्य थी। विदेशी बैंक 1977 में संगठित बैंकिंग क्षेत्र में कुल जमा का मात्र 8.9% थे। इस प्रकार विदेशी निवेश कम हुआ और विदेशी सहायता भी कम हुई। दूसरी ओर वहीं आंतरिक बचत की दर और निवेश तेजी से बढ़ा। यह 50 के दशक में 10.58% की औसत बचत दर और
11.84% सकल घरेलू पूंजी निर्माण। 80 और 90 के दशकों में घरेलू बचत तथा पूंजी निर्माण की दरों में और भी वृद्धि हुई। 80 के दशक की एक नई विशेषता नई स्टॉक मार्केट बिकावली में भारी वृद्धि थी। इस प्रकार स्टॉक मार्केट उद्योग के लिए धन का महत्वपूर्ण स्रोत उदित हुआ। 1981 में पूंजी बाजार घरेलू बचत का सिर्फ 1% था, लेकिन 80 के दशक के अंत में यह अनुपात 7 गुना बढ़ चुका था। तेल और प्राकृतिक कमीशन। 80 के दशक के आरंभ में तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन ने तेल के आयात के बजाय घरेलू उत्पादन और विकास का काम सफलतापूर्वक करना शुरू किया। कमीशन सार्वजनिक क्षेत्र संस्था थी। विश्व मुद्रा कोष से मिले कर्जे की बड़ी राशि से इसमें काफी मदद मिली। 1980 से 1981 में तेल का घरेलू उत्पादन 1.5 करोड़ टन और आयात 2.6 करोड़ टन था। इस प्रकार तेल आयात का बिल भारत के निर्यात से हुई आमदनी का 7.5% तक जा चुका था। छठी योजना 1980 से 85 के अंत तक बॉम्बे हाई ने तेल के नए भंडार मिले और घरेलू उत्पाद के 2.90 करोड़ टन का उद्देश्य पूरा हो गया। 1984 से 1985 में तेल और तेल उत्पादों का आवश्यक आयात घरेलू खपत के 1/3 से भी कम हो गया। साथ ही तेल आयात बिल भी कम होकर विदेशी मुद्रा आय के 1/3 तक आ गया। काम के बदले अनाज। जनता पार्टी की आर्थिक मतलब नीति। आपने नहीं तो जनता पार्टी यहाँ पे कैसे ये मत नहीं सर, मैंने जनता मतलब उससे पहले मतलब राजीव गांधी की बर्थ से पहले ना उसमें मैंने लाइन से नहीं बनाया कि ईयर वाइज अच्छा मतलब। नहीं अब देखिए यहाँ पे आप बोलने की कोशिश करें कि ओएनजीसी ऑयल और यस यस सर। शेयर मार्केट मतलब आपने ये बताया कि शेयर मार्केट में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट हुआ। ऑयल ओएनजीसी कंपनी है वो एस्टेब्लिश नहीं उसके उसका आइडिया मिला मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एफडीआई इंडिया में आने की मतलब काफी बढ़ा एफडीआई इंडिया में हाँ फॉरेन यस डायरेक्ट सर यस इन्वेस्टमेंट। सर यस सर। ठीक है और ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन बना है यानी कि ओएनजीसी को यस सर। एस्टेब्लिश हुआ और जो हमारा यानी कि डेवलपमेंट हो रहा था इसका मतलब है यस कि जो यस सर। अब डेवलपमेंट आपके अकॉर्डिंग तो नहीं जो आपने डेवलपमेंट का पूरा डेफिनेशन दिया है लेकिन मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहा था इंडिया में हाँ यस सर। यस यस गो अहेड। सर इसे में मतलब पृष्ठभूमि नहीं डाली थी मैंने उसमें। हाँ इसमें नहीं अब मैंने। काम के बदले अनाज ये हाँ पोर्शन यस सर। बताइए ये राजीव गांधी ने शुरू किया था। नो सर, इस जनता पार्टी ने शुरू किया था। नहीं तो अभी जनता पार्टी का छोड़ दीजिए अब राजीव गांधी के टाइम पीरियड में आ जाइए और राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी मिशन शुरू किया था यस सर। और वो चेक। टेक्नोलॉजी मिशन क्या था उसके बारे में अगर कुछ है तो बताइए आप। यस सर, एक मिनट मोबाइल मतलब हैंग हो गई। हाँ कोई बात नहीं आप नेक्स्ट स्लाइड मैं दिखा इसलिए मैंने बोला कि मैं दिखा देता हूँ। यस सर देखा। ओके चलिए तो आपने मुझे भेजा है तो आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं बस थोड़ा सा स्लो हैं लेकिन कोई बात नहीं है पहली बार है तो चलेगा ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यस यस अब आया अब आपका मैं शो करता हूँ और इसमें पूरा डिटेल्स नहीं देना है जो पॉइंट्स आप अपना प्रेजेंटेशन बंद कर दीजिए। सर अभी नहीं हुआ। नहीं ऑफ अभी नहीं हुआ है ऑफ कीजिए अभी। यस हाँ सर अब कर। ऑफ हाँ अब ऑफ हो गया। अब ये मेरा शेयर होगा 1 मिनट। सो ये आपकी स्लाइड है ये दिख रहा है स्लाइड। यस सर। हाँ तो अब ये है आप इस पे थोड़ा सा डिटेल्स नहीं ये पॉइंट जो है ना ये पॉइंट्स को बाकी ये बच्चे तो डिस्कस कर लेंगे इस पॉइंट को आप बताइए आप क्या क्या है आपका हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यस। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं और 24 से 27 दिसंबर 1984 को हुए आम चुनावों में कांग्रेस को अब तक का सबसे बड़ा बहुमत मिला। इसे 543 सीटों में से इसे 415 सीटें मिली थीं।
राजीव गांधी ने अमेठी से भारी बहुमत से जीत गए और उन्होंने संजय की पत्नी मेनका को हराया। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद सर स्टॉप हो गई। मृत्यु के बाद शहर और खासकर शहर के सीमावर्ती पुनर्वास कॉलोनियों में बदलने की भावना से जनित सिखों के खिलाफ भयानक दंगे हो रहे थे। राजीव गांधी ने एक प्रसिद्ध कार्य शुरू किया था, यह था 6 टेक्नोलॉजी मिशन। इसके पीछे विचार यह था कि 6 अविकसित क्षेत्र चुनकर उनमें समस्याओं के हल के लिए वैज्ञानिक रुख अपनाया जाए। इन उद्देश्यपूर्ण परियोजना को टेक्नोलॉजी मिशन कहा गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मिशन था पीने का पानी का मिशन, जिसका उद्देश्य था सारे भारतीय गांवों को पीने का पानी मुहैया कराना। सिर्फ एक सही 1/5 गांव में ही यह सुविधा उपलब्ध थी। इस गांव में उपग्रह, भूगर्भ शास्त्र, सिविल इंजीनियरिंग और बायोकेमिस्ट्री के प्रयोग के जरिए पानी के स्रोतों का पता लगाना और उन्हें पीने के लिए साफ करना था। दूसरा मिशन था साक्षरता मिशन। साक्षरता मिशन का उद्देश्य जन साक्षरता की कई समस्याएं हल करना। आजादी के 40 वर्ष बाद भी 60% लोग निरक्षर थे। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में टेलीविजन नेटवर्क का फैलाव और उपयोग करना था। तीसरा मिशन था गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का अभियान था। यह विचार काफी प्रभावशाली रहा और इसका एक उदाहरण उसी टाइम देखा जा सकता है जब बच्चों को पोलियो का टीका लगाने का अभियान। चौथा मिशन था श्वेत क्रांति। गायों और भैंसों का स्वास्थ्य तथा दूध उत्पादन बढ़ाना, यह बढ़ाई प्रभावी साबित हुआ। पांचवा था भारत ने काफी मात्रा में पकाने का तेल बाहर से मंगाया था, जिसने विदेशी मुद्रा में कमी लाई। इसलिए 5वें मिशन का उद्देश्य रखा गया भोजन में प्रयुक्त तेल का उत्पादन बढ़ाना। छोटे मिशन का उद्देश्य था इस सदी के अंत तक देश के प्रत्येक गांव में एक टेलीफोन पहुंचाना। टेक्नोलॉजी मिशन नीति के प्रति जागरूकता पैदा करने वाली व्यक्ति सैम पित्रोदा हैं, जिन्होंने श्रीमती गांधी को सीडॉप या सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के विकास की आवश्यकता में विश्वास दिलाया था। वे टेक्नोलॉजी मिशन में राजवी के सलाहकार बन गए और टेक्नोलॉजी मिशन के अध्यक्ष। और राजीव गांधी ने जो इंदिरा गांधी के देखरेख में शुरू किया गया कंप्यूटराइजेशन को कार्यक्रम को राजीव गांधी के तहत काफी बल मिला। सॉफ्टवेयर तथा राजीव सरकार ने पंचायती राज संस्थाएं मजबूत करने के कदम उठाए थे। पंचायत चुनाव अनिवार्य करने के लिए कानून बनाने और उन्हें संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया, परंतु इन बिलों को विरोधी पार्टियां राज्यसभा में ही बिना किसी कारण रोक दे रही थीं। दिसंबर 1987 से जून 1988 के बीच राजीव ने 400 कलेक्टरों से मुलाकात की और जुलाई 1988 में मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक की गई, जो राज्यों के उच्चतम अधिकारी थे। इसी के साथ उन्होंने जनवरी 1989 में 8000 प्रतिनिधियों का एक पंचायती राज सम्मेलन किया। मई में महिला के लिए पंचायती राज विषय पर एक सम्मेलन और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इन प्रस्तावों का मई 1989 में समर्थन किया था। इसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन किया गया। गरीबों के लिए एक और योजना जवाहर रोजगार योजना थी, जिसका उद्देश्य प्रत्येक गरीब ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को साल में 50 से 100 दिनों तक के लिए रोजगार प्रदान करना था। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू की जन्म शती के अवसर पर किया गया। नई शिक्षा नीति का केंद्र भी ग्रामीण क्षेत्र और गरीब थे। इसके जरिए साक्षरता अभियान, ब्लैक बोर्ड अभियान का उद्देश्य था, जिसके स्कूलों में मूल सुविधाएं प्रदान करना। एक था दूर शिक्षा। नवोदय विद्यालय, राजीव गांधी के द्वारा नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। इनका उद्देश्य था कि गरीब ग्रामीण परिवारों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था और उन्हें इस विद्यालय में काबिलियत के आधार पर चुना जाता और उनके रहने के लिए हर जिले में इंतजाम रखने वाले स्कूलों का निर्माण
किया। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का मसौदा 1988 में तैयार किया गया। सभी इस इसके महत्वपूर्ण सुझाव थे। नंबर 1 था सभी पंचायतीय संस्थाओं में चुनी हुई सीटों का 30% महिला के लिए आरक्षण। नंबर 2 इसे पंचायती राज विधानों में शामिल किया गया। इसमें यह था कि निचले स्तरों पर 50% कार्यकर्ता महिला होनी चाहिए। इस योजना में महिला के स्वास्थ्य और शिक्षा को भी स्थान मिला है तथा इसमें दहेज संबंधी अपराधों के लिए दंड का प्रावधान भी 1986 में किया गया तथा इन्होंने गंगा की सफाई के लिए एक अभियान शुरू किया तथा इन्होंने एक नए पर्यावरण मंत्रालय का गठन किया जिसकी अनुमति बड़ी योजना पास करने के लिए जरूरी थी। पश्चिमी देशों में भारत ने खर्चीले भारत मेले भी आयोजित किए थे तथा भारत ने विभिन्न भागों में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कायम किए। इनका उद्देश्य राज्य द्वारा कला के विकास की सहायता का केंद्र राज्यों की ओर ले जाना था तथा इन्होंने दल बदल विरोधी एक्ट भी मसौदा विरोधी पार्टियों से बहस के बाद तैयार किया और 1985 में पास किया। इस एक्ट में कहा गया कि संसद में किसी भी राजनीतिक पार्टी के कम से कम 1/3 सदस्यों के अलग होने पर ही उन्हें अलग पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी, अन्यथा अलग होने पर सदस्य को सदन से निकाल दिया जाएगा। विदेश नीति संबंध राजीव गांधी ने न्यूक्लियर निशस्त्रीकरण, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और नामीबिया की आजादी के संबंध में अपनी आवाज उठाई थी और उन्होंने इंदिरा गांधी की मृत्यु से इंदिरा गांधी ने अपनी मृत्यु के से कुछ समय पहले 5 महादेशों के 6 देशों की पहल की स्थापना की गई थी। इसमें अर्जेंटीना, यूनान, मैक्सिको, स्वीडन, तंजानिया और भारत को शामिल किया गया और इसका उद्देश्य था कि महाशक्तियों पर हथियार कम करने और न्यूक्लियर हथियार घटाने का दबाव डालना तथा सोवियत संघ में गोराचेव की सरकार आती है और गोरबाचेव के सोवियत संघ का नेता बनने के बाद राजीव गांधी उनसे मिले और उन्होंने निशस्त्रीकरण में दिलचस्पी के लेता लिया। चलिए, वेरी गुड। अब इसके आगे मैं नहीं तो काफी अब लेट होगा। आपने बहुत अच्छा बोला अभी तक। ये फॉरेन पॉलिसी को मुझे टेकअप करने दीजिए और उसके पहले कुछ और भी चीजें थी और वो आपने अच्छा जितना भी आपने बोला है स्लो है लेकिन अच्छा बोला है आपने। उसके जो आपने 5-6 प्लान्स बताए हैं राजीव गांधी के, डेट वाज इम्पोर्टेंट। वहाँ पे वाइट टेक्नोलॉजी थी, सो वन ऑफ द बेस्ट, एंड नवोदय विद्यालय को शुरू किया गया था। ये सब आपने काफी अच्छा बोला, ठीक है। अब चूंकि आप फॉरेन, और इन्होंने एक काम और किया कि कुछ जो लीडर्स थे, strong leaders, they were very annoying with the Congress. Right now, they are in the Congress, just like Arun Nehru, Arun Singh, BP Singh. इन लोगों को वापस बुलाया। आर.के. धवन जो मिसेस गांधी के समय काफी पावरफुल हुआ करते थे, उन लोगों को वापस बुलाया। और फॉरेन पॉलिसी तो राजीव गांधी का जो फॉरेन पॉलिसी का था वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जो उनका सबसे पहला था। और उनके उसके बाद उन्होंने एपार्थाइड, दैट मीन्स जो रंग भेद की नीति होती है, उस पे अपना एक स्टैंड रखा। और इसलिए आपको याद होगा कि 94 में जब एपार्थाइड रंग भेद की नीति हटी तो इंडिया पहला देश था जो शायद साउथ अफ्रीका में जाके उन्होंने टेस्ट मैच खेला था, या शायद साउथ अफ्रीका को इंडिया बुलाया था, मैं भी भूल रहा हूँ। ये हुआ था। तो अफ्रीका को उसने अपने आइडियल पॉइंट पे रखा। उसके साथ उन्होंने नेल्सन मंडेला से भेंट किया। चाइना में 1954 में नेहरू गए थे और उसके बाद दैट वाज द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हु वेंट फॉर द चाइना, और वहां पे अच्छे संबंध को डिस्कस किया।
पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी, जो कि उनकी बैचमेट या वो दोनों फॉरेन यूनिवर्सिटी में कुछ टाइम के लिए पढ़ते थे, तो वहाँ से एक अच्छा रिलेशन था। तो लगा कि पाकिस्तान से भी एक रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया के साथ आया, और वो आया श्रीलंका में। LTTE और the government position of LTTE and the Sri Lankan position of LTTE. So जो LTTE है उसके अगेंस्ट में मिस्टर गांधी ने श्रीलंकन गवर्नमेंट को हेल्प किया था, और उसका रिpercussion LTTE ने राजीव गांधी की हत्या करके उठाया 1989 में। सो ये एक पॉलिसी, और नैम यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट जो है उसमें इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। G77 में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये सारी चीज़ें अच्छा था। एक LTT वाला जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग को समझना होगा। कभी मुझे भी मौका मिलेगा या आप लोग जानते होंगे तो ज़रूर उसको समझिएगा कि वो कैसी फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी सी हमसे प्रॉब्लम हो गई, और वो उनका स्टैंड क्लियर था। और वो क्लियर क्या क्या था कि टेररिज्म इज टेररिज्म। वो इंडिया में भी वही स्टैंड रखते थे। और 5% GDP का खर्च होता था उस समय आर्मी पे यानी कि डिफेंस पे। दैट वाज ह्यूज अमाउंट फॉर दैट टाइम। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई ऐसी गवर्नमेंट होती है, राइट गवर्नमेंट होती है यानी कि बीजेपी की, तभी वो आपको डिफेंस पे खर्च होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा हमने बना दिया है राइट और लेफ्ट को देख के। हरदम डिफेंस पे हमने अच्छा खर्च किया। हाँ, पिछली गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कम डिफेंस एलोकेशन पे किया था मनमोहन सिंह गवर्नमेंट पे, लेकिन राजीव गांधी की गवर्नमेंट के समय काफ़ी हुआ था। अब यहाँ पे इसी समय की बात है जो बोफोर्स इंसिडेंट हुआ था। और ये तो बोफोर्स इंसिडेंट हुआ, और इसमें कॉन्स्पिरेसी हुई। यहाँ पे फूड हम ये, और जो प्रॉब्लम था कि हमने फ्रांसीसी कैनन जो तोप है उसको छोड़ के हमने स्वीडिश कंपनी बोफोर्स के साथ फोर्ट 10 तोपे खरीदने का किया। और ऐसा माना जाता है कि 60 करोड़ रुपए ब्राइब के रूप में कांग्रेस पार्टी को मिले थे, ऐसा। और ये इंडियन एक्सप्रेस में और हिंदू में ये न्यूज आई थी। और उसके बाद इसके चलते ये इंसिडेंट हुआ। और आप देखिए, that was continuing, and for a political science student, and for me also, that was very annoying thing for everyone. अभी जो आपको ये चलते रहा बोफोर्स, और अभी जो रिसेंट चॉपर पे चल रहा है। और बात आई थी जब पीछे किसी रिपोर्टर ने बात की थी कि ये कॉन्टिन्यूअस गवर्नमेंट चेंज होती है, लेकिन ये जो करप्शंस हैं और ये जो ब्रोकरी है वो चलते रहती है। अभी आपने सुना होगा चॉपर का वो उसका उसका लिंक अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट से कांग्रेस की दोनों गवर्नमेंट गई। ये दोनों गवर्नमेंट में कभी कभी कहीं ना कहीं आ रहा है। ब्रोकर एक ही है, मिस्टर गुप्ता। लेकिन ये चीजें, और ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये हमारा पैसा है, हम लोगों का पैसा है, जो कि इस तरह से ब्रोकरेज में खत्म हो रहा है। सो कहीं ना कहीं हमें ये इन चीज़ों को देखना चाहिए। और बोफोर्स 19 और उसके पहले भी इंसिडेंट हुए होंगे, उसके पहले भी प्रॉब्लम हुआ होगा। राफेल, बोफोर्स, मतलब हर एक गवर्नमेंट में अब ये कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते हैं। पता नहीं क्या इसके पीछे है। और गवर्नमेंट चेंज होती है, ब्रोकर वही रहते हैं, पैटर्न वही रहता है करप्शन का। ठीक है। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद 1989 कल जो मैंने आपको बताया था कि उसके बाद राजीव गांधी गवर्नमेंट को डिबैकल हुआ, और बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इसी बोफोर्स को लेके और सारे पॉलिटिकल पार्टी जो कल हमने डिस्कस किया था, सारी पॉलिटिकल पार्टी एक जगह आई और संयुक्त मोर्चा की सरकार
बनी है बीपी सिंह के लीडरशिप में। तो ये चीज था और उस समय इम्पोर्टेंट हुआ कि और ऐसी चीजों को लेके जो पार्टी में जो लोग होते हैं जो कि उस खेमे से नहीं होते हैं, वो इस चीज को और प्रोपगेट करते हैं। तो जब ऐसा कोई करप्शन का केस आता है तो एक बहुत बड़ा चेंज आता है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में, देश और इंटरनल पॉलिटिक्स में भी। और यही चीज हर एक कोई वेट करता है, अपने पूरे लाइफ टाइम में वेट करता है कि कब हम किसी पॉलिटिकल लीडर को हटाएं और एक नया पॉलिटिकल लीडरशिप सामने। आप देखिए कि 2014 के बाद एक एज रख दिया गया और उस एज पे जितने भी ओल्ड लीडर थे बीजेपी की उनको साइड लाइन कर दिया गया। उसमें अटल बिहारी उसमें लाल कृष्ण आडवाणी से लेके मुरली मनोहर जोशी। तो ये हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जो कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों को बढ़ावा देता है। और वही बोफोर्स से लेके और आज राफेल तक वही चीजें हैं। गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है, बात दब जाती है, फिर गवर्नमेंट चली जाती है, वो बात उभर के फिर सामने आती है। सो दिस वाज द प्रोसेस। तो इतना ही आज के लिए काफी है। और ठीक है, आज नमो का स्लो प्रेजेंटेशन रहा, लेकिन उसने प्रेजेंटेशन में अपने सारी बातों को इंक्लूड किया जो आप लोगों को 1980s और 1990s के बीच में जानना चाहिए था। और ये मिसेस गांधी का सेकेंड टेन्योर, मिस्टर राजीव गांधी का फर्स्ट टेन्योर था, और फिर कैसे डिबेकल होता है कांग्रेस का। लेकिन हमें राजीव गांधी और कांग्रेस के पॉलिटिकल हिस्ट्री को एक जगह रखना है, क्योंकि मेरा मानना है व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री जो रिवॉल्व अराउंड द सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। पॉलिटी बहुत जल्दी चेंज होती है, लेकिन इकोनॉमी और सोसाइटी को चेंज होने में वक्त लगता है। तो जो और सैम पित्रोदा की बात होती है, आज भी सैम पित्रोदा कांग्रेस में है और कांग्रेस के टेक्निकल विंग को संभालते हैं। और वो राजीव गांधी के समय एक ऐसे पर्सनालिटीज थे जो जिन्होंने इंडिया को टेक्नोलॉजी के रूप में आगे बढ़ाया। लेकिन हम हर एक चीज को कभी भी न्यूट्रल नहीं होते और हर एक चीज को एक पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं। तो आज भी वो जिंदा है और आज भी कहीं ना कुछ काम कर रहे होंगे। और अगर आप लोगों को फर्स्ट कंप्यूटर को देखना होगा राजीव गांधी के, तो जाइए आप उनके म्यूजियम में जहाँ पे मिसेस गांधी का है, जहाँ पे उनके सब चीज़ों को रखा हुआ है, जहाँ उनका डेथ स्पॉट है, वहाँ पे एक म्यूजियम बना हुआ है। और म्यूजियम में राजीव गांधी के एसेसिनेशन से लेके राजीव गांधी के कंप्यूटर तक, जो कंप्यूटर पहला कंप्यूटर वो यूज करते थे, वो सारा वहाँ रखना है। तो लीडर्स अपार्ट, पॉलिटिकल स्टैंडिंग अपार्ट, जिन लोगों ने अच्छा काम किया है वी मस्ट प्रेज देम। और अगर राजीव गांधी की बात करें तो वी मस्ट प्रेज देम, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु गिव इंडिया ऑन रियल स्टार्क इमेज। मतलब उन्होंने एक स्पार्कलिंग इमेज इंडिया को दी थी, एंड थ्रू द टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी वर्ड, अगर वैसे यंग लीडर और होते हैं इंडिया में जो कि जिनका कनेक्टिविटी बाहर थी, तो हम आज से काफ़ी पहले ही अब 89 की बात करें, अगर दूसरी बार राजीव गांधी आ जाते, तो मे बी जो टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं, ये बच्चे बोलते, लकी वहाँ बोल रहा है कि अभी तक हम कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं और चाइना और अमेरिका 5G है जहाँ पे डाटा स्पीड से आता है, तो ये शायद नहीं होता। ठीक है, चलिए, विद दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड। टुमारो इज वेंसडे, सो आई डोंट थिंक टुमारो वी हैव एनी क्लास। सो अब हम लोग थर्सडे को मिलते हैं, और थर्सडे का जो हमारा एजेंडा, एक दो और बचा हुआ थर्सडे, एक ही है बचा हुआ, और वो है अनंत, नहीं सॉरी, मिस्टर नवनीत, आपकी टीम का। तो आप लोगों को कितने घंटे चाहिए थर्सडे? सर थर्सडे और फ्राइडे था ना, दो ग्रुप में नवनीत, सर, दो अच्छा ग्रुप थे दो ना। ग्रुप में था, ठीक है। अब आप ही जानिए ना, यस आपको सर। आपको दिया गया है, आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कभी भी डिस्कस कीजिए। हाँ, सो आपका यहाँ पे है, यस, थर्सडे तो एक ग्रुप है थर्सडे को, ठीक है। और थर्सडे को आप लोग पूरा कीजिए, और फिर आप लोगों का सैटरडे होगा, क्योंकि 26 इज इलेक्शन। हाँ, मैं फ्राइडे ही खत्म करता हूँ, फ्राइडे हम मॉर्निंग में इसको खत्म करें, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे मॉर्निंग होगी, तो डेट्स ऑल। ठीक है, उसके बाद आज़ादी आज़ादी आज़ादी, ठीक है।
तो दो है, और आप लोग चूंकि ऑलरेडी ये सारा कुछ डिस्कस हो चुका है, लेकिन आप लोग कॉम्पैक्ट डिस्कशन आप लोग रखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और जाइए और इस चीज को तैयारी कीजिए, और हर एक को ये देख ले कि उसके पास क्या क्या मैटर नहीं है। और मैंने नवनीत और खुशी एक काम दिया था, आप एक बार देख लीजिए कि कहाँ इंग्लिश मैटर है या नहीं है, वो कंप्लीट हुआ। नमो, सॉरी, नवनीत। यस सर। हाँ, तो आप मुझे भेज दीजिए। खुशी, यू ऑल्सो। हाँ।